नमस्कार बच्चों, मैं हुकम सिंह टीजीटी सोशल साइंस। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 41 जिसकी दिनांक है 8 अक्टूबर 2020 और जो आज की हमारी जो वर्कशीट है भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पाठ से संबंधित है, जो कि हमारी भूगोल की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। और जो आज की जो हमारी वर्कशीट का विषय है वायु परिवहन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वायुयान यातायात का तीव्रतम किंतु महंगा साधन है। यानी जो हवाई जहाज़ हैं, हमारे जो एरोप्लेन्स हैं, वो जो यातायात के जो साधन हैं उसमें सबसे तीव्रतम है, यानी सबसे अधिक तेज़ गति से पहुंचाने वाला साधन है। और ये सबसे महंगा साधन भी है, क्योंकि इसके रखरखाव और जो इसका ईंधन है उस पर काफ़ी खर्चा आता है, इसलिए सबसे महंगा साधन है। अब हम बात करेंगे कि भारत जैसे विशाल तथा व्यापक जलवायविक विविधता वाले देशों में वायु परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। जैसा कि आप जानते हो, एक भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। और जो भारत, अगर हम जलवायु के मामले में बात करें तो एक विविधता वाला देश है। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी अलग है अन्य देशों के मुकाबले। कहीं दुर्गम ऊंची पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, नदियाँ हैं, रेगिस्तान है, समुद्री इलाका भी है। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो इसे काफ़ी अलग बनाती है। और कई हमारे जो जैसे उत्तर पूर्व के जो इलाके हैं वो काफ़ी दुर्गम क्षेत्रों में आते हैं, जहाँ पर जो हमारे जो यातायात के जो अन्य साधन हैं जैसे रेल परिवहन हो गए, सड़क परिवहन होगी, उनका वहाँ निर्माण करना मुश्किल होता है। इसीलिए जो वायुयान जो यातायात है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे देश के लिए। अब हम बात करेंगे वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हो कि जो वायु परिवहन है हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे घरेलू वायु मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग। तो दोनों हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन की सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपातकालीन स्थिति जैसे युद्ध हो गया या कोई बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, तो वहाँ रसद सामग्री पहुँचाने के लिए, या युद्ध की स्थिति में सैनिकों के पास सामग्री या जो हमारे जो साजो सामान है, शस्त्र अस्त्र हैं, उन्हें जो हमारी सीमाएं हैं देश की, वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो वायुयान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए जो वायु परिवहन है वो सबसे ज़्यादा जो हमारी जो आपातकालीन स्थिति है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम बात करते हैं कि सन 1990-91 में खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन तथा अन्य खाड़ी देशों में नागरिकों की वापसी हो, या कोरोना महामारी के दौरान विश्व के अलग अलग देशों से भारतीय नागरिकों की वापसी हो, वायु यातायात ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैसा आप जानते हो अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो जब भारत के अंदर या और जो अन्य विश्व के जो देश हैं जहाँ लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी वायुयान सेवा है वो बंद हो गई थी, जिसके कारण जो हमारे देश के जो नागरिक हैं वो अन्य देशों में फंस गए थे। तो उन्हें भारत लाने के लिए जो वंदे भारत मिशन चलाया गया, जिसमें हमारी जो एयर इंडिया उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अन्य देशों से भारत के लोगों को वापस अपने देश में लाया गया। इसी प्रकार जो सन 1990-91 में खाड़ी युद्ध हुआ, तो जो हमारे जो अरब कंट्रीज़ में जो हमारे देश के जो नागरिक थे जो वहाँ फंस गए थे, उन्हें रसद सामग्री पहुँचाने में या खाद्य सामग्री पहुँचाने में और उन्हें वापस अपने देश में लाने में जो हमारा जो वायु परिवहन है उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम आगे देखते हैं। हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क तथा रेल सुविधाओं के अभाव के कारण वायु यातायात का सहारा लिया जाता है। अब आप देखोगे, जैसे मैंने भी चर्चा की, जो हमारा उत्तर पूर्वी इलाका है, जो हमारा जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहाँ, क्योंकि आपको पता ही है कि पहाड़ी क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ है, और वहाँ पर जो हमारे जो अन्य साधन है, चाहे रेल परिवहन हो या सड़क परिवहन हो, तो उन साधनों को वहाँ विकास होना मुश्किल है। तो इसीलिए जो उन क्षेत्रों के लिए जो हमारा वायु यातायात है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु
यातायात द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुंचाई जा सकती है। यदि हम रेल या जो हमारे जो अन्य साधन हैं सड़क परिवहन के द्वारा अगर हम कोई भी हमारी डाक सामग्री से चिट्ठी है या कोई भी हमारे पार्सल हैं अगर उन्हें पहुंचाते तो उन्हें पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। अगर इन्हीं सामग्रियों को हम वायु यातायात के द्वारा पहुंचाएं तो वो बहुत जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि उससे 1953 से पहले जो भी हमारी जो वायु परिवहन था वो निजी हाथों में था, तो उसका भारत सरकार ने नेशनलाइजेशन किया सन 1953 में। जो भी प्राइवेट कंपनियां थी उन्हें क्या किया, भारत सरकार ने अपने अधीन कर लिया। तो सबसे पहले जो एयर इंडिया थी जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करती है, जो एयर इंडिया की स्थापना सन 1932 में हुई टाटा एयरलाइंस के रूप में। और किसने स्थापना की इसकी, JRD टाटा, जो टाटा जो स्टील से के संस्थापक थे उन्होंने इसकी स्थापना की। और सन 1946 के अंदर यानी 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, जिसके बाद इसका नाम एयर इंडिया रखा गया। और सन 1953 में भारत सरकार ने जो एयरलाइन थी प्राइवेट एयरलाइन उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर से संबंधित है, जैसे हमारे देश में एयर इंडिया और एयरलाइंस वो भारत सरकार की हैं, इसी प्रकार जो पवन हंस हेलीकॉप्टर हैं ये हेलीकॉप्टर का संचालन करते हैं। देश के अगम्य एवं दुर्गम भागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर जो हवाई जहाज है उनका जाना भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट जो है हमारे वो बनाने में मुश्किल आती है, क्योंकि हवाई पट्टी हमें काफ़ी बड़ी चीज़ें पहाड़ों पर उनका निर्माण करना मुश्किल होता है। इसीलिए जो हेलीकॉप्टर हैं उन क्षेत्रों में अपनी सुविधाएं प्रदान करते हैं। और कौन सी कंपनी ये सुविधाएं प्रदान करती है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 में हुआ। जो वायु परिवहन की शुरुआत भारत में कभी 18 फरवरी 1911 में, जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया। और यह दुनिया की सबसे पहली मेल सेवा थी। यानी जो डाक सेवा किसके द्वारा गई, वायु यातायात के द्वारा। कहाँ से, इलाहाबाद से नैनी तक। और ये विश्व की सबसे पहली मेल सेवा थी। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इसके अंदर हमने 4 जो भारत के जो प्रमुख हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय जहाँ से जो विदेश हैं वहाँ की वायु यातायात की सुविधा उपलब्ध है। तो सबसे पहला जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है छत्रपति शिवाजी अड्डा जो सांताक्रूज मुंबई में है। दूसरा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पालम में स्थित है। तीसरा हमारा सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम कोलकाता के अंदर स्थित है। चौथा हमारा मीनाबक्कम हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। अब हम आज के जो प्रश्न उत्तर हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये आज की वर्कशीट बहुत ही आसान है और उसके कई क्वेश्चन इस पार्ट से वायु परिवहन से जो हमारी आगामी जो CBSE की परीक्षा उसमें आने की संभावना है और आते भी है। वायु परिवहन से संबंधित क्वेश्चन हमारे CBSE के एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है आज की वर्कशीट का, एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखिए। इसमें वैसे तो एयर इंडिया विश्व के ज़्यादातर देशों से जुड़ा हुआ, परंतु हमें कुछ देशों के नाम ही बताने हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम UK, संयुक्त राज्य अमेरिका USA, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, UAE यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, ये सारे किससे जुड़े हुए हैं, हमारे एयर इंडिया से। जो आज का जो दूसरा प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने डिस्कस किया वर्कशीट के अंदर कि जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं वो नदियों, पहाड़ों और घने जंगलों तथा बाढ़ वाला प्रदेश है। वहाँ बाढ़ें अधिक आती हैं, नदियाँ हैं, घने जंगल हैं, उबड़ खाबड़ ज़मीनें हैं और वहाँ जो अन्य परिवहन के साधन हैं, चाहे रेल परिवहन हो या सड़क परिवहन हो, उनका विकास कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जिसकी वजह से जो वायु परिवहन है इन इलाकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो
इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वायु परिवहन मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि देश के उत्तर पूर्वी हिस्से को बड़ी नदियों, घने जंगलों और लगातार बाढ़ और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की उपस्थिति के साथ चिन्हित किया गया है, और वायु परिवहन से इन स्थानों तक पहुंचना आसान हो जाता है। अब आप देखोगे जो हमारा जो उत्तर पूर्वी इलाका है उसकी जो सीमा है म्यांमार और चीन से लगती है, और जो क्षेत्र हैं काफ़ी भारत के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसीलिए इनकी निगरानी के लिए जो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो म्यांमार, बांग्लादेश और जो चीन के साथ लगती है, तो उनकी निगरानी के लिए भी वायु यातायात एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आज का हमारा जो तीसरा प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में किया गया। चौथा प्रश्न है, आपातकालीन परिस्थिति में कौन सा परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है? हमने वर्कशीट के अंदर भी डिस्कस किया कि कोई भी युद्ध की स्थिति हो या आपातकालीन स्थिति हो, चाहे बाढ़ आ गई हो या भूकंप आ गया हो या और भी हमारी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं या आपदाएं हैं, उनके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो वायु परिवहन निभाता है। या युद्ध की स्थिति में तो सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, सबसे उपयुक्त कौन है? वायु परिवहन। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। धन्यवाद।